मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के पार्ट 1 अर्थात संख्या पद्धति के वीडियो नंबर 5 में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो 5 देखने से पहले आप वीडियो 1 से लेकर वीडियो 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर बना चुके होंगे, उसके सूत्रों को सूत्र की कॉपी में लिख चुके होंगे और अपना रिवाइज कर रहे होंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको कुछ अपरिमेय संख्याओं के अपरिमेय संख्याओं का मान याद करना पड़ेगा। आइए हम लोग बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कुछ अपरिमेय संख्याओं के मान। कुछ अपरिमेय संख्याओं के मान। तो हम जानते हैं बच्चों, रूट 1 का मान क्या होता है? 1, क्योंकि रूट 1 का परिमेय संख्या है, इसका मान होगा 1। ये रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसका मान होता है 1.221। तो एक बार किताब में देख लेते हैं कि रूट 2 का मान होता है 1.4142। 1.4142 1.4142 ... रूट 3 का मान होता है 1.732 ... रूट 4 तो परिमेय संख्या है, इसका मान 2 होता है। और रूट 5 का मान होता है 2 देख लेते हैं 2.236 236 ... पाई का मान होता है 3.1415 ... तो आपको अगला पाठ बनाने के लिए इन मानों की आवश्यकता होगी। और दूसरा, एक करणी संख्या होती है, उसकी आवश्यकता होगी, उसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब आप लोग अपना सूत्र का कॉपी खोलिए, सूत्र की कॉपी में इन सब बातों को आप लोग लिख लीजिए और करणी संख्या के बारे में लिखिए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं करणी संख्या। सबसे पहला आपको करणी संख्या का परिचय कराते हैं बच्चों। करणी संख्या क्या होता है? इस तरह बना हुआ एक कोई आकृति है, इसके अंदर में जो संख्या लिखा रहता है, जैसे मानते हैं m लिखा हुआ है, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? m। तो इस तरह के संख्या को हम लोग करणी संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ भी लिखा रहता है, जैसे यह घेरा है, इस घेरा के अंदर में भी कुछ लिखा रहता है, तो यह पूरा मिला करके करणी संख्या होता है। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं करणी चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहेंगे बच्चों? करणी चिन्ह। इस m को क्या कहेंगे? करणी आधार। इसको करणी का आधार कहते हैं। और n को हम लोग कहते हैं करणी का घात, करणी घात। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं nवां मूल m। ठीक है बच्चों, nवां मूल m पढ़ेंगे और इस पूरी संख्या को हम लोग करणी संख्या कहेंगे। इसको करणी घात कहेंगे, इसको करणी चिन्ह कहेंगे और इसको करणी का आधार कहेंगे। तो यह हुआ परिचय। अब आते हैं इसके नामकरण पर। नामकरण देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घात और इधर लिखेंगे नाम। यदि घात माने करणी घात, करणी घात। यदि करणी घात 1 नहीं होता है, किसी भी संख्या का करणी घात 1 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, 2 छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे लिखिए 2 के बारे में। 2 करणी घात क्या हो रहता है? छुपा रहता है। इसका नाम है वर्गमूल। यदि करणी घात 2 होगा तो इसका नाम होगा वर्गमूल। इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, यह हो गया 1 नंबर में। और ये 2 नंबर में आप लोग इधर मन कर तो क्रम संख्या लिख दीजिए 1 2।
अब 3 नंबर इधर देखिए, 3 नंबर, यदि कर्णिघात, इधर क्रम संख्या लिख दीजिए, और 3 नंबर में यदि कर्णिघात 3 है तो उसका नाम होता है, 2 तो छुपा रहता है, 2 नहीं दिखाई देता है, उसका नाम है घनमूल। इंग्लिश में कहेंगे तो क्यूब रूट। और 4 नंबर में है, यदि कर्णिघात 4 है तो कहेंगे चौथा मूल। यदि 5 है तो कहेंगे पांचवा मूल। 5वां मूल। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे 4th रूट, इसको कहेंगे 5th रूट। इस तरह 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट। अब ये उदाहरण से इसको समझते हैं। आपको कुछ उदाहरण देते हैं बच्चों। जैसे आपके सामने कोई संख्या हुआ इस तरह 10 संख्या हुआ, तो देखिए इसका आधार 10 है, कर्णी का चिन्ह है, कर्णी का घात नहीं ना दिया है, इसका मतलब कर्णी का घात छुपा है। जब कर्णी का घात छुपा रहता है तो कौन रहेगा? 2। इसका मतलब कर्णी का घात 2 है, इसको पढ़ेंगे वर्गमूल 10 या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 10। ठीक है बच्चों, इस तरह भी आएगा 3, इसका मतलब क्यूब रूट 3। क्यूब रूट 3 का मतलब मैंने कर्णी घात 3 है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका उदाहरण हुआ। इसको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इनके सूत्रों पर। इसके सूत्र सब एकदम आसान है। क्या है? सबसे पहला, यदि कोई संख्या है कर्णिघात में, कर्णिघात में कोई संख्या है, जैसे m कोई संख्या है और इसके ऊपर कर्णिघात 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है m बराबर m का घात 1/2। ठीक है बच्चों, यदि कोई n यहाँ पर घात दिया हुआ है, मैंने कहने का मतलब घात नहीं दिया है, तब यदि घात दिया है इसका मतलब होता है m का m का 1/n। यदि कर्णी के आधार में ही घात दिया हुआ है a और यहाँ आ जाता है n, तो ये हो जाएगा m की घात a/n। यह सूत्र याद रखिए। यदि a/b कर्णी के अंदर दिया है तो कर्णी के अंदर a हो जाएगा और कर्णी के अंदर b हो जाएगा। इसके एकदम सामान्य सूत्र भी इस तरह होगा, a गुना b दिया है तो कर्णी a हो जाएगा गुना कर्णी b हो जाएगा। ये सब सूत्र हैं। इसके बाद हम लोग जोड़ का सूत्र लगाते हैं। 1 नंबर सूत्र हो गया। 2 नंबर में हो गया कर्णी का जोड़। कर्णी का जोड़, कर्णी का जोड़ क्या होता है बच्चों? इसके लिए भी नियम है। यदि 2 कर्णी संख्याओं की घात तथा आधार बराबर हो तो उनके गुणांकों में, यदि 2 कर्णी संख्याओं की घात तथा आधार बराबर हो तो उनके गुणांकों में जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया होती है। जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया होती है। और यदि ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे √2 जोड़ 4√2 क्या हो जाएगा बच्चों? 5√2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसका कर्णी का जो आधार है 2 है और घात भी 2 है। यहाँ कर्णी का आधार 2 है और घात 2 है, तो कर्णी का आधार और घात दोनों 1 है, इसलिए गुणांक में
प्रक्रिया होगी। एक यहाँ पर चूँकि 1 है और यहाँ 4 है, तो ये हो गया 5√2। ठीक है बच्चों। दूसरा, यदि कर्णी घात 3 है और इसका आधार माइनस में ले लीजिए, यहाँ पर 4√2, ये हो गया 4√2 और यहाँ माइनस ले लीजिए 3√2, तो यह इसमें प्रक्रिया नहीं होगी और यहीं पर आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए दोनों का घात बराबर नहीं है। इसका कर्णी घात 3 है, इसका कर्णी घात 2 है, इसलिए यहाँ जोड़ की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्णी का जोड़ हो गया है, कर्णी का जोड़ समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग अपने सूत्र की कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको कर्णी का जोड़ सिखा दिए, अब कर्णी का गुना और भाग सिखाते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं, अब सूत्र नंबर अगला से 3 नंबर सूत्र है, हम लोग समझते हैं कर्णी का गुणा एवं भाग। इसकी भाषा लिख लीजिए। यदि कर्णी संख्या की घात बराबर हो, कर्णी संख्या की घात बराबर हो तो उसके आधार में गुणा एवं भाग की प्रक्रिया होती है। गुणा एवं भाग की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ दिया है √2 गुना √4, तो ये हो जाएगा √2 गुना 4। देखिए हमने कहा कि कर्णी का घात बराबर, यहाँ घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है और 2 तो आधार में गुना होगा, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है बच्चों, यदि इस तरह दे दिया जाए √2 गुना √4, तो चूँकि इसका जो है घात बराबर नहीं है तो गुना की प्रक्रिया नहीं होगी, आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, ये देता है √5 गुना 2√3, तो यहाँ भी ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो यहाँ देखिए इसके गुणांक में अलग गुना होगा, 4 दूनी 8 होगा और √5 गुना 3 हो जाएगा 15। ठीक है, या ऐसा कर सकते इसको भाग कर लीजिए, तो 4 भागा 2 माने 2 हो जाएगा, 2³ 15 हो जाएगा। कहने का मतलब गुणांक में गुना भाग वो अलग तरीका से होगा, परंतु कर्णी संख्या को तभी हम लोग हल करेंगे गुना भाग में जब उसका घात बराबर होगा। घात बराबर नहीं होगा तो हम लोग इसको हल भी नहीं करेंगे, उसी तरह आंसर लिख देंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो आप लोगों को कर्णी संख्या का कॉन्सेप्ट यह समझ में आ गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए अपने सूत्र की कॉपी में। हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग अपना पुस्तक खोलिए और उस पुस्तक में प्रश्नावली 1.5 को निकालिए। 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको बच्चों यहाँ दिखाना है कि कौन कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का 1 नंबर कह रहा है 2 - √5। 2 - √5, तो 2 - √5 में 2 का तो मान हम जानते हैं और √5 का मान होगा 2.236। 2.236 और डॉट डॉट डॉट। एक बार देख लेते हैं कि मान सही है ना। √5 का मान 2.236, ठीक है। तो 2.236 लिख करके अब इसको हल करेंगे। 2.236 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। अब 2 में से 2.236 को घटाइए रफ में, रफ यहाँ कर लीजिए। 2 में से घटाना है तो हुआ 2.0000 हो जाएगा और 2.236 डॉट 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 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 हो सकता है, तो ये हो जाएगा
अच्छा 0 को छोड़िए, 10 में से 6 निकालिए 4 होगा, 9 में से 3 निकालिए 6 होगा, 9 में से 2 निकालिए 7 होगा, 0.22 कट जाएगा, 0 हो गया, डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आता है 2.236 डॉट 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 लिखेंगे। यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः 2 - √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों 3 + √23 कोष्ठ में 3 + √23 कोष्ठ बंद -√23। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 3 + √23 और -√23, हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं जी, हमने क्या किया, कोष्ठ को हटा दिया, तो √23 से √23 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3। तो चूंकि यह 3 क्या होता है, प्राकृत संख्या है, परिपूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन इसमें परिमेय है और कौन अपरिमेय। यह एक परिमेय संख्या है, आंसर। यहाँ भी आंसर। दूसरा, तीसरा बनाते हैं हम। तीसरा में दिया है बच्चों 2√7 बटा 7√7, तो यहाँ लिखेंगे 2√7 बटा 7√7, तो √7 से √7 कट जाएगा, 2 बटा 7 आएगा, तो यह परिमेय संख्या हो गया ना, तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों 1 बटा √2। देखिए 1 बटा √2, तो यहाँ पर √2 का मान होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, तो फिर उससे भाग करने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे, √2 बटा √2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा √2 बटा 2। तो √2 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2.14 कि 41। अभी हम लोग मान लिखे थे ना, फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। √2 का मान होता है 1.4142। √2 का मान होता है 1.4142 डॉट 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 बटा 2। तो अब 2 से इसको भाग कीजिए, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.7071 डॉट डॉट डॉट, तो लिखेंगे यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों 2 पाई। 2 पाई, तो 2 तो हम लोग जानते हैं, और पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। अब इसको गुना कीजिए, 2 × 5 = 10 के 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौका 8, 2 एकम 2.23 डॉट डॉट डॉट। यह हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, फिर वही अशांत अनावर्ती दशमलव प्राप्त हुआ। लिखेंगे यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः यह माने 2 पाई अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 3 + √3 और 2 + √2। 3 + √3 और 2 + √2। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोष्ठ का गुना है, एगो कोष्ठ यहाँ पर है और एगो कोष्ठ यहाँ पर है, दोनों कोष्ठ का गुना हो रहा है। तो नियम क्या कहता है कि पहला कोष्ठ के पहला संख्या लिख लीजिए और दूसरा कोष्ठ को उतार दीजिए, फिर प्लस देकर इसकी दूसरी संख्या को लिखिए और कोष्ठ को उतार दीजिए। यही काम करेंगे। 3 को लिख देंगे और 2 + √2 लिख देंगे, प्लस √3 लिख देंगे और 2 + √2 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, इसको गुना करके लिखेंगे, फिर इसको गुना करके लिखेंगे। 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। देखिए जोड़ घटाव की प्रक्रिया होने जा रही है, तो यहाँ हम लोग को घात और आधार दोनों जब बराबर होगा तो ही करणीय संख्या के गुणांकों का जोड़ होगा। तो ऐसा तो घात और आधार किसी का भी बराबर नहीं दिख रहा है, घात बराबर है सबका पर आधार बराबर नहीं, इसलिए जोड़ घटाव की प्रक्रिया नहीं होगी और यहीं पर हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों 3 + √3 और 3 - √3 दिया है। 3 + √3 और 3 - √3, इसको हल करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, सर्वसमीका दिखाई दे रहा है कि a + b × a - b। a + b × a - b होता है तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है a² - b²। तो 3² - √3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 स्क्वायर हो जाएगा √3 × √3। तो √3 × √3 हो जाएगा √3 × 3, तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 3। इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बच्चों √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो लिखेंगे a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √5 × √2 जोड़ √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है √5 × 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ये होता है 2 गुना √5 × √2, तो इसका मतलब है √5 × 2 माने √10, और यह होता है √2 × √2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ सजातीय पद आ गया 5 और 2, तो लिख देंगे 7 + 2 √10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का √5 - √2 और √5 + √2। √5 - √2 और √5 + √2, ये हो जाएगा a² - b²। तो a कितना है 5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा बराबर 3 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। आप लोग क्या कीजिए, बोर्ड पर से वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके देखिए अब पूरा दिखाई देने लगा। इतना पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके और आप लोग अपना क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। आप लोग अपने पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति से ही देश का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यदि विकास होता है तो देश का ही विकास होता है। तो इस प्रकार आप अपने देश का विकास कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।